आज हम लोग बीए का सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे, यूनिट 3 का पॉइंट नंबर 2 ईरानी इन्वेंशन, यानी कि ईरानी आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाएगा, ईरानी आक्रमण का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो जिस समय मगध के नेतृत्व में पूर्वी भारत में एकीकरण का दौर चल रहा था, लगभग उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में विकेंद्रीकरण और राजनीतिक अस्थिरता की धारा प्रबल थी। छोटे छोटे राज्य अपने स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आतुर थे। देखो, आप लोग सभी जानते हैं कि मगध जो है एक बहुत विशाल महाजनपद हुआ करता था, जिसका प्रसार, उसके साम्राज्य का प्रसार बहुत दूर दूर तक था। यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया। इसमें महापद्मनानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार जैसे शासकों ने शासन किया था। और इसके कारण क्या था, मगध जो है काफी विशाल बन गया था। लेकिन उसी टाइम में हम बिम्बिसार ने भी यहाँ पे शासन किया है। लगभग उसी समय पश्चिमोत्तर भारत, मतलब पश्चिम उत्तर दिशा की ओर भारत में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब कि मैन पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के उस पावर को अलग अलग राजाओं के पास बांट दिया गया था। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण और राजनीतिक अस्थिरता की धारा प्रबल थी। तो ऐसी स्थिति में किसी भी आक्रमणकारी के लिए यहाँ पे आक्रमण करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि भाई ये छोटे स्तर पे बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य थे। तो कोई भी आक्रमणकारी आता तो उसको छोटे राज्य पर कब्जा करना था। अब क्या रहा है, तो छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसी टाइम बहुत ज्यादा आतुर हुआ करते थे। और उस समय सभी राज्यों में परस्पर वैमनस्य का भाव चलता था। वैमनस्य मतलब विरोध का भाव, लड़ाई का भाव चलता था। यही बातें विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित की कि भाई ये लोग, अब एक तो छोटा छोटा राज्य बना के रहता है, आपस में ही लड़ते रहता है, इसको कब्जा करना बड़ा आसान काम है। तो फलत प्रथम ईरानी, जिसका नाम क्या है, हखामानी, ये आक्रमण हुआ, जिसका वर्णन हेरोडोटस, स्ट्रैबो और एरियन ने अपनी पुस्तकों में किया है। हेरोडोटस, स्ट्रैबो और एरियन कौन है? ये आपके इतिहासकार है। साइरस 559 ईस्वी पूर्व में फारस का राजा था। उसने अपने राज्य का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में किया। पश्चिम में भूमध्य सागर और यूनान की सीमाओं तक सत्ता का प्रसार किया, इसमें साइरस ने। जबकि पूर्व में बैक्टीरिया और गांधार आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। साइरस प्रथम ने 550 ईस्वी पूर्व के लगभग में बलूचिस्तान की ओर से भारत पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हो गया। अब पुनः पूरे साहस व तैयारी के साथ दूसरी बार काबुल घाटी के रास्ते पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। किसने? साइरस प्रथम ने। किस रास्ते? काबुल के रास्ते। और उसने कपिसा नगरी को नष्ट कर दिया और आगे बढ़कर अश्वक और अष्टक के विषय में मतभेद भी प्राप्त किया। सॉरी, अस्मक और अष्टक को पराजित किया, मतलब उनके राजाओं से मतभेद हो गया, जिसके कारण उसको भी इसने जीत लिया। अब साइरस प्रथम के इस अभियान के विषय में, साइरस प्रथम के इस अभियान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। निर्याकस और मेगास्थनीज के अनुसार साइरस प्रथम को भारतीय अभियान में कोई सफलता नहीं मिली, किंतु यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता। कहीं ना कहीं साइरस प्रथम जीता भी था बहुत सारा जगह पे। साइरस प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कैम्बिसियस हकमानी साम्राज्य का शासक बना। आंतरिक समस्या में ही उलझे रहने के कारण यह भारत की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। कौन? इसका बेटा। आंतरिक समस्या मतलब क्या होता है? अपने देश के अंदर ही क्या हो रहा था, बहुत तरह की समस्याएं थी, जिसको सॉल्व करने में ही लगा रहा। 522 ईस्वी पूर्व में हकमनी सिंहासन पर डेरियस प्रथम आसीन हुआ, और डेरियस प्रथम एक शक्तिशाली शासक था, जिसने 522 से 486 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उसने अपने साम्राज्य को पंजाब और गांधार तक विस्तार किया। गांधार तो आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता है अभी। हाँ, गांधार, अफगानिस्तान, काबुल, ये सब आपका भारत से बाहर हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान, हाँ, पहले जो है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ये सारा मिला हुआ था, ठीक है। अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये टूट गया। तो भारत ईरान के संबंध की जानकारी डेरियस प्रथम के अभिलेखों में वर्णित है। नेपाल के बारे में नहीं कहा जाता है, लेकिन हाँ, उधर का हिस्सा पूरा था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करता था। तक्षशिला विद्यापीठ आपका पाकिस्तान में स्थित था।
बांग्लादेश तो भारत का था ही नहीं, वो तो अभी हाल ही में अलग हुआ है। आगे हाँ बहुत सारा था। श्रीलंका के बारे में भी आप लोग सुने ही है कि अयोध्या के जो राजा थे कौशल नरेश, राजा श्री राम ने भी क्या किया था, वहां पर चढ़ाई करके उसको जीता था। अब आता है डेरियस के पश्चात उसका पुत्र सरयास 486 ईस्वी पूर्व से 465 ईस्वी पूर्व तक उस साम्राज्य पर शासन किया। भारत के विजित प्रदेश उसके अधीन रहे थे। इसकी पुष्टि यूनान के विरुद्ध थर्मोपली युद्ध में भारतीय सैनिकों के क्षयार्स की ओर से भाग लेने से होती है। क्षयार्स के उत्तराधिकारी, क्षयार्स एक राजा का नाम है, इसके उत्तराधिकारी के अयोग्य होने के कारण सत्ता प्रभावहीन होने लगी। अच्छा, अयोग्य मतलब क्या होता है? मान लेते जैसे अभी हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कल रह करके मेरा उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा लोग आया, वो लोग उतना अच्छा पढ़ाने में अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सत्ता प्रभावहीन हो जाएगी, राज कोचिंग सेंटर उतना अच्छा संचालित नहीं हो पाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो वही चीज कहा जा रहा है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारतीय प्रदेश 425 ईस्वी पूर्व में ईरान से स्वतंत्र हो गए, जबकि डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी 330 ईस्वी पूर्व तक भारतीय प्रदेशों पर ईरानी अधिकार स्वीकार किए। इन तथ्यों के बावजूद निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि ईरानी साम्राज्य के प्रभाव से भारतीय क्षेत्र कब मुक्त हुए। इस साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? डेरियस तृतीय था, जिसे 330 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पराजित कर सत्ता हासिल की थी। तो डेरियस तृतीय को किसने हराया था? सिकंदर ने हराया था। कब हराया था? 330 में। नहीं, वो अलग, ये अलग है। देख लीजिएगा, मुझे उस बारे में नहीं पता। ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या क्या रहे? भारतीय प्रदेशों पर ईरानी आधिपत्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। पहला है राजनीतिक प्रभाव। ईरानी आक्रमणों ने उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक दुर्बलता को प्रमाणित कर दिया। ईरानी आक्रमण के कारण क्या हुआ? भारत की राजनीतिक दुर्बलता दिख गई कि भैया यहाँ के राजा लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके नहीं रहते हैं, छोटे छोटे राज्यों में बटे, जिनको जीत पाना बहुत आसान काम है। और राजनीतिक एकता के महत्व को स्पष्ट किया कि भैया जो लोग एक बन करके रह रहे थे उन लोगों पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। और इसी से प्रेरित होकर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। अगला है आपका डॉक्टर राजबली पांडे ने महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव का उल्लेख किया। इनके अनुसार अनेक ईरानी, पुरानी, यूनानी या भारतीयों के साथ विवाह आदि करके भारत में ही पूर्ण रूप से बस गए और कुछ क्या हुए, शुद्ध भारतीय हो गए। मतलब बहुत सारे राजा लोग भी क्या कर रहे थे, ईरानी, तुरानी, यूनानी भारतीयों से शादी करने लगे ताकि भारत में एक अस्थायी रूप से रहा जा सके, लड़ाई झगड़ा का वातावरण खत्म हो जाए। आप लोग अभी सुने ही थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी किया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। अब तो कुछ लोग क्या हो गए, शुद्ध रूप से भारतीय हो गए। संगठित साम्राज्य से संगठित साम्राज्य से प्रभावित हो वृहद साम्राज्य की स्थापना के बाद जागृत हुए साम्राज्य प्रशासन में प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ और ये प्रांत क्षत्रपी और शासक क्षत्रप कहलाए। संभवतः यूनानियों को प्रेरणा इन्हीं ईरानियों से प्राप्त हुई जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। अब आता है आर्थिक प्रभाव। देखो, कोई भी आक्रमण होता है उसका कई सारा प्रभाव होता है। राजनीतिक प्रभाव होगा, आर्थिक प्रभाव होगा, सामाजिक प्रभाव होगा, सांस्कृतिक प्रभाव होगा। तो एक एक करके सारा प्रभाव की चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, मतलब इनकम पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ईरानी आक्रमण के आर्थिक रूप से भी भारत पर प्रभाव पड़ा। ईरानी व्यापारिक मार्ग को चौड़ा और सुरक्षित बनाया गया ताकि इस रास्ते से व्यापार किया जा सके एवं भारत के साथ व्यापार को बढ़ाया गया, जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। भारत के साथ विदेशी व्यापार बढ़ा और भारतीय सामान मिस्र और यूरोप पहुंचने लगे, मिस्र और यूनान पहुंचने लगे। भारत स्वर्ण और सेना के लिए प्रख्यात था, जिसकी चाह महत्वाकांक्षियों के लिए वांछनीय थी। तो यहाँ पर सोना बहुत ज्यादा मिलता था और सेना भी यहाँ का बहुत फेमस था। यहाँ के सेना जो है बहुत ज्यादा वीर माने जाते थे, इसलिए भी बहुत कोई यहाँ पर आकर के आक्रमण किया ताकि यहाँ की सेना को ले जाया जा सके और अन्य जगह पर आक्रमण भी किया जा सके। मौर्य शासकों ने ईरानी भव्यता का अनुकरण किया। अब आता है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत ईरानी आक्रमण से विशेष प्रभावित हुआ। अशोक के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के अभिलेखों में प्रयुक्त अरामाइक लेखन शैली ईरान की देन है। जो यहाँ पर अभिलेख है वह किसकी देन है? तो अरामाइक लेखन शैली की देन है। इसके अतिरिक्त स्थापत्य कला पर भी ईरानी प्रभाव पड़ा। डॉक्टर उपाध्याय का विचार है
कि स्तूप बनाने की कला भी भारतीयों को ईरानियों से मिली थी। जो स्तूप हम लोग यहाँ पे बनाया गया था, यह भी कहाँ से सीखा था? ये लोग ईरानी लोग से सीखा था। डॉक्टर स्पूनर आदि विद्वान मौर्य कला पर भी ईरानी प्रभाव मानते हैं कि मौर्य कला भी जो आप लोग पढ़ते हैं वह भी कहीं ना कहीं ईरानियों से प्रेरित थी। भारतीय मुद्राओं पर भी ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है। ईरानी सिंधु तट पर रहने वाले को हिंदू कहते थे, जिससे हम लोग हिंदू कहलाते, मतलब जो लोग सिंधु तट पर रहता था वे लोग हिंदू कहलाया था। इस प्रकार ईरानी आक्रमण का भारतीय इतिहास पर कोई अस्थायी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन इसके तत्कालिक प्रभाव कुछ अंशों में दिखते हैं, जैसे लिपि, सिक्के और कलाओं पर स्पष्ट होता है, परंतु अस्थायी रूप से यह प्रभावहीन रही। सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव गहराया और यह विचार खोखला प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति का विकास बंद कोठरी की तरह हुआ था। मतलब काफी कुछ बदलाव भी ईरानी आक्रमण के कारण देखने को मिला।